आज इंजीनियर विष्णु कुमार अग्रवाल 2024 के लोकसभा के इलेक्शन के बाद राजनीति में, पॉलिटिकल पार्टियों में, नेताओं में और पॉलिटिकल डिस्कोर्स और राजनीतिक संवाद के मामले में बात कर रहा हूँ। और जो मैं बात कर रहा हूँ, अब मैं तकरीबन 80 साल का हो गया। मैं संघ परिवार का एक छोटा सा सदस्य हूँ। मेरे सारे पुरखे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे। मेरे चाचा तो उसके जो 7 सीनियर मोस्ट आदमी थे उनमें से एक थे। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के मेंबर। जब गुलवर्कर गुरुजी जो होते थे, सब संचालक होते थे। मेरा सारा परिवार हमेशा भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को वोट करता रहा। बेशक उन्होंने गधा खड़ा कर दिया तो उसको भी वोट दिया, उसकी काबिलियत नहीं देखी। मगर मैं आज देख रहा हूँ कि पिछले 5-6 साल में भाजपा, जो कि पॉलिटिकल मुखौटा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, वो अपना चोला बदल रही है, बीच एक कन्वर्ट। और ये रामलीला पार्टी से अपना चोला बदल कर एक पॉलिटिकल पार्टी बन रही है। उसकी वजह है कि इन्होंने देखा कि बाकी सब पार्टी आई, भाजपा को छोड़ के, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के या भारतीय जनसंघ को छोड़ के, उनका जिनका आरएसएस से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक से कोई वास्ता नहीं था, वो सत्ता में आई। कांग्रेस पार्टी ने बहुत लंबे टाइम तक राज किया। तकरीबन 75 साल में 30 साल तो मिली जुली सरकारें रहीं। उसमें वो कभी कांग्रेस ने सपोर्ट किया छोटी पार्टी को, या कभी बीजेपी ने सपोर्ट किया, या जनसंघ से सपोर्ट किया। तो 30 साल तो यूं हुए थे। और अब 10 साल से जो थी भाजपा की, नरेंद्र मोदी की पूरी मेजोरिटी में सरकार थी। पहले भी पूरी मेजोरिटी में सरकारें थी। जो अखिल भारतीय जनसंघ था, उसकी पहली मेजोरिटी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी थी। वीरेंद्र कुमार सक्सेना जिसके चीफ मिनिस्टर थे, और पूरे 5 साल चल रही थी वो। तो पॉलिटिक्स में, राजनीतिक स्ट्रक्चर्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में और राजनीतिक संवाद में, डिस्कोर्स में हमेशा से बदलाव हुआ है, हो भी रहा है, आगे भी होगा। मगर मैं इस चीज़ में 2-3 बातें नोट करता हूँ जो मैं आज देख रहा हूँ कि भाजपा और आरएसएस, इन दोनों का आपसी मेल संबंध क्या है। तो मैं आज शेक्सपियर, जो इंग्लैंड के एक बहुत बड़ा ड्रामा लिखने वाले ऑथर थे, ड्रामेबाज थे, उनका एक ड्रामा था मैकबेथ। उसकी एक बहुत बड़ी नायिका थी मिरांडा। मैं उस मिरांडा की बात नहीं कर रहा हूँ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिरांडा कॉलेज है। 2004 में मेरी बेटी ने उसमें एडमिशन लिया था, एमए इंग्लिश में। मैंने उसको समझा बुझा के मैं कहा एमए इंग्लिश करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कंप्यूटर प्रोफेशनल कोर्स में डिग्री लेनी चाहिए। 2 साल के एमए कीजिए, उसने 3 साल का एलएलबी किया, लॉ में डिग्री ली दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो मैं उस मिरांडा की बात कर रहा हूँ जो मैकबेथ, जो ड्रामे की एक मुख्य पात्र थी। उसका एक आदमी से, एक लड़के से मोहब्बत थी।
लड़का भी उसका मोहब्बत करता था। तो मृणालिनी ने उसको कहा कि आप मुझसे शादी करो और मुझे अपनी पत्नी बनाओ, या मुझे अपनी दासी बनाओ, मैं हमेशा आपको प्यार करते रहूंगी, आपकी सेवा करते रहूंगी। तो ये बीजेपी का भी आरएसएस से वही संबंध है। आज आपको बीजेपी को मृणालिनी समझ लीजिए, शेक्सपियर के ड्रामे का एक मुख्य पात्र। आरएसएस के पात्र तो 30, 35, 40 है, मगर उसमें मुख्य जो पात्र है, जो चीफ करेक्टर है, वो है मृणालिनी। तो मृणालिनी जो है उसको आप बीजेपी समझ लीजिए आप। तो बीजेपी उसको आरएसएस को अपना पति माने या अपने को दासी माने, बीजेपी को प्यार करना पड़ेगा, करती है आरएसएस को, उसके बिना उसका कोई वजूद नहीं है। तो ये बात समझ में आई बीजेपी को। नरेंद्र मोदी को सोचने का मौका मिला, जब पूरी मेजोरिटी मिली, पहली दफ़ा शायद 289 सीटें मिली थी, दूसरी टाइम 303 सीटें मिली लोकसभा में। अपनी मनमानी से राज किया, पूरी डिक्टेटरी थी, पूरा खौफ था, डर का माहौल था पूरे देश में, राज्य में, पार्टी में भी था। आरएसएस भी वाले डरने लगे मोदी से। क्यों डरने की वजह क्या है? डरने की वजह है धन संपत्ति। तो मुझे याद आता है लियो टॉल्स्टॉय की एक कहानी थी, जो मैंने शायद 61-62 में पढ़ी थी। अब से 60 साल पहले, 62 साल पहले, द इम्प एंड द पीजेंट। तो मैं नटशेल में उस कहानी को बता दूं कि डेविल, शैतान, इम्प जो है उसका असिस्टेंट। तो डेविल तो नरक का, हेल का मालिक है। किसको वहां दुखी पाना है, और दुख पाने के लिए, नरक में जाने के लिए गलत आदमी होने चाहिए, गलत काम कर रहे हैं। तो डेविल ने इम्प को कहा कि भाई ये जाओ इस गांव में, इस आदमी को बहुत दिन हो गए, इसकी काफी मर रहे, इसको लेके आओ। तो इम्प आया जमीन पे, तो गांव में गया। तो किसान जो था वो अपना सुबह खेत में लग जाते हैं, आज भी लग जाते हैं किसान तो खेती में। तो उसकी बीवी उसके लिए रोटी लेके आई और पानी लेके आई घर से बना के। वो अपने खेत में जोत रहा था। तो उसने कहा खाना खा लो। उसने कहा नहीं, अभी मैं थोड़ी देर और काम है, इसको निपटा के फिर खाना खाऊंगा। तो उसकी पत्नी जो थी, उसने रोटी और पानी का लोटा पेड़ के नीचे रख दिया कि निपटो, खा लो, मुझे तो भी जाके भैंस वगैरह का भी काम करना है। इम्प पेड़ पे दुबका बैठा था। इम्प पेड़ से नीचे उतरा, उसने रोटी पानी उठा लिया और गायब हो गया, छुप गया पेड़ में। ये देखने के लिए किसान क्या करता है। थोड़ी देर बाद किसान उतर के आया, अपना काम निपटा के। उसने देखा रोटी कहाँ है, देखा रोटी पानी दिखाई नहीं दिया, चार सब देख लिया पेड़ के। उसने कहा शायद और कोई भूखा होगा, मुझसे ज्यादा भूखा होगा, तो उसने रोटी खाली होगी, भगवान उसका भला करे। अब इम्प जो था सुन रहा था बात ऊपर। तो उसने जाके डेविल को बताया
कि ऐसा डेविल बड़ा गुस्सा हुआ, तू तो बड़ा नालायक है, आई विल थ्रो यू इन दी होली वाटर। उसको खराब बना, अच्छा है तो। उसने अच्छा, अब फिर वो इम्प वापिस आया, उसने माफ़ी मांगी डेविल से, नीचे आया, उसने अपना गधे की शक्ल बना लिया, अपना गधा बन गया, और किसान ने गाजर बोई थी, कैरेट बोई थी अपने खेत में, वो खाने लगा। किसान आया सुबह सुबह खेत देखने, उसने कहा गधा उसकी गाजर खा रहा। तो किसान ने तो, डेविल ने तो सोचा था गधे के, ये गधा मुझे देखकर मुझे डंडे मारेगा, भगाएगा खेत से, मगर किसान ने उसको डंडा मार के नहीं भगाया। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, एक गधा भूखा होगा, इसने थोड़ी गाजर खा ले, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, खा ले, इसका पेट भर जाएगा, मैं तो बाकी थोड़े में भी काम चला लूंगा। और सुन के फिर परेशान हुआ, फिर डेविल के पास गया कि ऐसा हुआ। डेविल ने कहा नालायक, तू किसी काम का बंदा नहीं है, मैं आई विल थ्रो यू होली वाटर, तू जल के मर जाएगा उसके अंदर। इम्प ने फिर माफी मांगी कि मुझे एक और मौका दे दो। उसने कहा दे देता हूँ, अगर तू अब की दफे फिर फेल हुआ तो फिर तू नहीं बचेगा सजा से। इम्प फिर वापिस आया, अब की दफे कुछ साधु बन गया, साधु बन गया और पहुंच गया उसी गांव में। उसने उस किसान से, फार्मर से, पीजेंट से कहा कि भाई मैं भूखा हूँ, ठंड हो रही है बाहर, मुझे रोटी दे दो, सोने की जगह दे दो। फार्मर ने, किसान ने उसको रोटी भी दे दी खाने के लिए, सोने की जगह भी दे दी, कंबल भी दे दिया, भाई ओढ़ के सुधा, ठंड हो रही है। इम्प सो गया। अगले दिन इम्प उठा साधु के वेश में, उसने कहा आप तो बहुत अच्छे आदमी, आपने मुझे बड़ी मदद की, ऐसा मुझे पता चल रहा था मौसम का। उसने कहा वो कैसे? उसने कहा ऐसा ही, आपकी दफा जो है बहुत बारिश हुई, तो तुम जो आलू की खेती करते हो, तुम ऊंची जगह पे लगाओ आलू, नहीं तो नीची जगह पर लाओगे पानी भर जाएगा, आलू सड़ जाएगा। तो किसान ने ऊंची जमीन पे वो लगा दी आलू, उसकी बहुत बढ़िया फसल हुई। बाकी सब किसानों की फसल खराब हो गई। तो किसान बड़ा खुश हुआ, फार्मर बहुत खुश हुआ। बाजार में, मंडी में उसने आलू बेचा, बहुत अच्छे पैसे मिले, बहुत मुनाफा हुआ उसे। किसान खुश हो गया। उसने इनको कहा भी अब तुम यहीं रहा करो। इनको रहने लगा, उसका दोस्त बन गया। अगली जब आलू की बुआई का सीजन आया तो इम्प ने उसको कहा भाई अब की दफा सूखा पड़ेगा, ऐसा है तो बारिश बहुत कम होगी, अब की नीची जमीन पे लगाओ आलू। इम्प ने उसकी सलाह मान, फार्मर ने उसकी सलाह मान के इम्प की और नीची जमीन पे लगा दिया। बाकी किसानों की फसल सूख गई, इम्प की जो, इस फार्मर की जो थी पीजेंट की, इसके बहुत बढ़िया फसल हुई, फिर बहुत सारा आलू हुआ, मंडी में बेचा, उसको बहुत मुनाफा हुआ। ऐसे वो उसको सलाह देता रहा, किसान उसकी, फार्मर उसकी सलाह मानता रहा इम्प की। हर दफा उसकी असर होती रही। अब क्या हुआ कि उसकी बोनाफाइड नेसेसिटी से ज़्यादा किसान के पास पैसा हो गया, फार्मर के पास, और रीस बन गया। तो किसान ने कहा कि मैं क्या करूं? उसने ऐसा, ये जो आलू फालतू होता है ना, जो इसको पानी में डाल दो, वो सड़ा दो, और इसकी वोडका बना दो, शराब बना दो, वाइन, और इसको बेचो भी और खुद भी पियो। किसान ने उसकी सलाह मानी, उसको तो विश्वास हो गया था इन पे। उसने आलू की, पोटैटो की सड़ा के, उसको प्रोसेसिंग करके, डिस्टिलिंग करके, वो इन्होंने सिखा दिया उसको। उसने शराब बना दी, वोडका बना दी। आज भी वोडका बहुत पी जाती है, और रशिया में तो बड़ी मशहूर है वोडका।
हिंदुस्तान में भी कुछ कंपनियां बना रही हैं वोट का। तो अब वो शराब पीने लगा, सारी खुराफातें उसमें आ गई। शराब पी के गाँव वालों से, साथियों से लड़ने झगड़ने लगा, सबको गालियां देने लगा है। स्टार्टेड अब्यूजिंग एवरीबॉडी, अपनी बीबी को भी, अपने बच्चों को भी। तो फिर जो था वो वापस गया, उसने डेविल को बताया कि ऐसा हुआ, मैंने उसको पक्का पाजी बना दिया, अब वो आसानी से हेल में आ जाएगा। डेविल बड़ा खुश हुआ। तो इस लियो टॉल्स्टॉय की स्टोरी का मैसेज क्या है? स्टोरी का मैसेज ये है कि जब किसी के पास उसकी बोनाफाइड नेसेसिटी से ज़्यादा धन संपत्ति हो जाती है तो पाजी और दुराचारी और पापी हो जाता है। यही हुआ। नरेंद्र मोदी ने यही टैक्टिक्स अडॉप्ट की। जो लियो टॉल्स्टॉय की, हमारे यहाँ भी पंचतंत्र में बहुत सी कहानियां हैं जो शिक्षाप्रद कहानी है, एजुकेशन कहानी है। लियो टॉल्स्टॉय की ये कहानी मुझे आज भी याद है। 65 साल पहले मैंने पढ़ी थी ये। और दूसरी किताब पढ़ी थी मैंने, वॉर एंड पीस, लियो टॉल्स्टॉय की। रशियन ऑथर था जो नेपोलियन बोनापार्ट के टाइम में नेपोलियन ने रशिया को कैप्चर करने की कोशिश की तो वो अटैक किया था। तो एक आम आदमी की क्या हालत थी। बहुत बड़ी किताब है, तकरीबन शायद 1000 पेजों से होगी वो। वॉर एंड पीस पढ़ने की काबिल किताब है। लियो टॉल्स्टॉय ने बहुत छोटी छोटी उसमें चैप्टर लिखे हैं, कहानियां लिखी हैं। तो वही चीज आज भी सच है। लियो टॉल्स्टॉय को मरे कई 100 साल हो चुके हैं, मगर उसकी शिक्षाएं जो आज भी हमें शिक्षा देती है, वाइज बनाती है, अकलमंद बनाती है कि जब भी किसी के पास बोनाफाइड नेसेसिटी से ज़्यादा धन संपत्ति हो जाएगी तो वो पाजी बन जाएगा। मोदी ने यही किया। जब 2000 पहले तो गुजरात में चीफ मिनिस्टर रहा, 3 दफा रहा, उसने जो कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 135 है, 135, उसमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंडेटरी है कि जो भी कंपनी है अपने एवरेज प्रॉफिट्स का नेट प्रॉफिट, that is after paying some all taxes and liabilities, जो नेट प्रॉफिट होगा उसका 2% कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में खर्च करेगा। वो पैसा नरेंद्र मोदी ने कहा इसके भाई ये तो सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, कल्चर ऑर्गेनाइज को दे दो। अब ये प्रधानमंत्री था, फुल मेजोरिटी से था, तो वो जो था पिछले 5 साल में, जब 2019 में दोबारा ये इलेक्शन जीता, 303 सीट लेके, तो इसने वो पैसा जो था वो सब उनको दिलवा दिया, RSS को। उसका क्यूमुलेटिव अमाउंट जो है तो बस 1.25 लाख 1.5 लाख के करोड़ के आसपास हो गया। बहुत पैसा हो गया। RSS के आदमी माला मार हो गए। और पैसा तो अकल का दुश्मन बन जाता है, शराफत का दुश्मन बन जाता है। जो उसके प्रचारक थे RSS के हैं, सबको पैसा पहुंचाओ। तो वो पहले जो 2 आने का जेब में चना डाल के थैले में गांव-गांव जाते थे RSS का प्रचार प्रसार करने के लिए। वो जो पैसा आ गया तो प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाने लगे प्रचार की बजाय, ड्रग्स लेने लगे नशे की, क्योंकि उनको शादी करने में तो पाबंदी RSS के प्रचारक को। सेक्स की भूख तो सबको होती है।
तो प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाने लगे, पैसा तो बहुत हो गया। जो रेल के थर्ड क्लास के डिब्बे में चलते थे वो हवाई जहाज में एग्जीक्यूटिव क्लास में चलने लगे, बिजनेस क्लास में चलने लगे। तो चप्पल फटकार के चलते थे सड़क पे, 2 रुपए वाली, वो 20-20 लाख की कारों में चलने लगे। मौज हो गई। तो जो लीव टॉलस्टॉय की कहानी है, जो उसका मॉरल है, जो शिक्षा है कि उसको उसकी बोनाफाइड नेसेसिटी से ज़्यादा उसको दे दो पैसा, 10 संपत्ति। मुझे याद है जब मैं हस्तापुर में था तो लाइसेंस ऑफिसर होता था बंगाली, इस पाकिस्तान डिस्प्लेस पर्सन आए थे वहाँ। मैं उनके कैंप का जो था इंचार्ज था, जो टेंट लगवाए थे, खूंटे सब उनको गड़वाया, पानी का इंतजाम किया, बिजली का इंतजाम किया, बल्ली लगा के उस पर लट्टू वाले बल्ब टांग दिए। तो मैं तो बंगाली समझता नहीं था, थोड़ी बहुत समझने लगा था 1 साल 2 साल में। तो मुझे वो चित्ररंजन सरकार था लाइसेंस ऑफिसर, जो मेरी मदद करता था लैंग्वेज के मामले में, वो बंगाली था। उसने कहा साहब ये आदमी पिछले 5 दिन से भूखा है, उसके बाद रोटी नहीं है, और डोल जो मिलती थी उनको वो अब की दफ़े लेट हो रही है। अच्छा कि क्या डॉक्टर साहब इसको मुझे पैसे दे दो, आटा लेके रोटी बना के खा लेगा। अच्छा, मैं 2 रुपये दे दिए। उस टाइम मुझे 184 रुपये तनख्वाह मिलती थी। उसने 2 रुपये का आटा लिया, खरीदा, और फिर रोटी बना के सारी रोटियां खा गया। उसके पेट में दर्द हुआ, उसका मौत हो गई। 1-2 रोटी खाता तो ठीक था। उस जमाने में 2 रुपये में शायद 2 किलो तो आटा आया ही होगा, मुझे याद नहीं। तो मेरी जो अपनी डाइट थी, मैं होटल में खाना खाता था, एक ढाबा था स्वराज का, 90 रुपये में मैं मक्खन में सिके हुए आलू के पराठे, गोभी के पराठे खाता था। तो 2 रुपये उस टाइम काफ़ी मार्केट में परचेजिंग वैल्यू थी। आटा तो मैंने खरीदा नहीं, तो मुझे पता नहीं उसमें क्या कितने किलो आटा है। और खैर नतीजा ये हुआ, मेरे 2 रुपये की वजह से उसका देहांत हो गया। मैंने तो अच्छे इरादे से दिया, नतीजा बुरा निकला। तो आज पोजीशन ये है कि आरएसएस के पास बहुत पैसा आ गया। अब आरएसएस के सरसंचालक को, मोहन भागवत जी को, 8 आदमियों के 8 कमांडो सीआरपीएफ के, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के, 24 घंटे 3-4 शिफ्ट में उनके चेंज होते हैं, बुलेट प्रूफ कार में चलते हैं। पैसा आ गया तो दुश्मन तो 10 बन जाएंगे। अपने घर के ही आदमी दुश्मन बनाते हैं, परिवार के पैसा दुश्मन बनाता है। आरएसएस में कोई दुश्मन पैदा हो जाएंगे, हो गए होंगे। तो अब आरएसएस ने भी सोचा उसको भी बदलना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने सोचा कि जो बाकी सब पॉलिटिकल पार्टी ये बिना आरएसएस की मदद के ये इलेक्शन लड़ती हैं, इनके कोई कैडर नहीं है, इनके पास कोई सेवक नहीं है, और जीतती हैं और सरकार चलाती है, मौज मस्ती मारती है। तो बीजेपी भी क्यों नहीं आरएसएस के बिना जी सकती, इलेक्शन लड़ सकती हो, और सरकार बना सकती हो, चला सकती हो, और नोट कमा सकती है। बात सही है, सोचना गलत नहीं है, कंक्लूजन सही है, नतीजा सही है बिल्कुल। तो भाजपा ने भी अपना चोला बदलना चालू किया और आरएसएस से अपना पल्ला छुड़ाने की कोशिश की। मगर वही चीज है कि जब भालू ने इधर कमल ओढ़ लिया तो आसानी से ना कमल को छोड़ता ना भालू कमल को छोड़ पाता, दोनों पानी में बह जाते हैं। तो जो भाजपा अपना चोला बदलने की कोशिश कर रही है, रामलीला पार्टी से पॉलिटिकल पार्टी बनने की कोशिश कर रही है कि भाई राम का नाम छोड़ो, आरएस के सेम से छोड़ो, ये तो प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाने लगे,
इनका मॉरल करेक्टर जैसे खत्म हो गया जैसे बाकी सबका हो गया। वो अटल बिहारी वाजपेयी जो थे जब प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत बड़े नेता थे, बहुत सज्जन आदमी, मजाकिया भी किस्म के आदमी थे वो। तो वो कहते थे उन्होंने भी शादी नहीं की। कब मैं अनमेरिड तो हूँ, मैं कुंवारा नहीं हूँ। तो आज आरएसएस के जो प्रचारक वही हाल है, शादी तो नहीं करते, मैं कुंवारे नहीं है, प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाके मौज मस्ती भागते हैं, ड्रग्स लेते हैं, वो चिट्टा बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे तो पता नहीं, उसको ड्रग्स होती है नशे वाली, बोल लेते हैं। तो आरएसएस की भी शक्ल बदल रही है, मान सम्मान खत्म हो रहा है, कोई किसी से डरता नहीं। भाई जब पैसा आ गया तो जो लियो टॉलस्टॉय की एक मॉरल है इस स्टोरी में, उसने ये पीजेंट की जगह यहाँ आरएसएस के प्रचारक आए, वो सब शैतान बन गए। अब वो इनके पास चले जाएंगे, उनको लेके डेविल खुश हो जाएगा, रंगा खुश। ऐसे ही अब भाजपा ने भी देखा कि ये तो आरएसएस वाले इलेक्शन नहीं जिता पाते, दावा तो अगर तब कर रहे हैं, वोटर को पोलिंग बूथ तक ले आते हैं, वो वोट किसको डाल के आता है वो तो पता नहीं चलता। हाँ, कुछ बेईमानी कर देते हैं, कोई प्रचार आरएसएस का जो है सेवक 10-10, 15-15 वोट डाल देता है, अब पकड़ा जाए तो गिरफ्तार हो जाएगा, जेल की सजा हो जाएगी इलेक्शन लॉस के मुताबिक। तो मोदी ने भी ये ठीक ही नतीजा निकाला कि इससे भाजपा से आरएसएस का पल्ला छुड़ाया जाए और नया चोला पहना जाए। तो मोदी उस तरफ चल पड़ा, आरएसएस लोग आग लग गई। मोहन भागवत बार बार मोदी के खिलाफ आग उगल रहा है बिना उसका नाम दिए, और इस कोशिश में है कि इसको मोदी को प्रधानमंत्री से हटा के अपने किसी दूसरे कुत्ते को बैठा दें इसकी जगह। जो मलाना की तरह से वो उसको पति माने आरएसएस को या दासी माने आरएसएस को, वो मोहब्बत तो उसी से कर रही है ना आरएसएस से। वो ऐसी दूसरी पार्टी बनाना चाहते हैं, दूसरा नेता बनाना चाहते हैं। मगर वो मिलांडा का जो शेक्सपियर का तो ने जो करेक्टर बनाया अपने उस ड्रामे में, वो तो तकरीबन 400 साल हो गए। बहुत पुरानी बात है, वही नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट तो 200 साल पुराना है। आरएसएस तो 99 साल का हो गया, ना समझ आदमी है ये कहते हैं मोदी को अहंकार हो गया। अहंकार तो इनको खुद को हो गया, पैसा आने के बाद जेब में इनसे समझ नहीं रहा पैसा। टॉलस्टॉय वाली कहानी क्या है? अरे रोज आना नशे कर रहे हैं, सत्ता का भी नशा है, बड़ा नशा होता है सत्ता का। तो आज मैं समझता हूँ कि ये जब आज़ाद हो जाएगा, दूसरी मुहित ने अब जो ये 2024-25 का बजट था, उसने भी महसूस किया भाई इंसान तो है ना, पॉलिटिकल समझता तो है ना, सब बातें कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा बुखार हो गया, नमोनिया हो गया, लाइलाज हो गया। अब इनको यो यंग लड़के जो 2000 साल के बाद आज जो 23-24 साल के बच्चे हैं, इनको रोजगार का कुछ इंतजाम किया जाए। तो इनको इंटर्नशिप करा दी जाए, जो इंडिया के टॉप के 500 कंपनी है। अब उनका CSR का फंड है, उसमें से उनको वो 15-20 हज़ार रुपये दे दें। एक कंपनी वाले तो बिजनेसमैन होते हैं प्योर, इनका ना कोई दोस्त ना दुश्मन। ये एक आदमी फालतू नहीं रखने वाले, CSR फंड में भी हेरा फेरी कर देंगे। क्योंकि अगर जो हम अप्रेंटिसशिप एक्ट में लगाते हैं
वो तो ब्रिटिश पीरियड का है, वो भी अप्रेंटिसशिप एक्ट, उसमें गवर्नमेंट को अपना कंट्रीब्यूशन देना होता है। 16 साल का लड़का लड़की अप्रेंटिस लग सकते हैं कंपनियों में, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, मगर इंटर्नशिप में उसको सरकार का कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ेगा। सरकार तो कंधे हुई बैठी हुई है। पहली वो कॉर्पोरेट्स को 16 लाख करोड़ का उनका लोन जो है रेट ऑफ कर चुकी है। 9 लाख करोड़ का स्मॉल जो लोन है, जिसको मुद्रा लोन बोलते हैं, उसको रेट ऑफ कर चुकी है। 44 लाख के बजट में 25 लाख करोड़ दे रेट ऑफ कर चुकी है। कहाँ से दे पैसा अगर जो अप्रेंटिस लगाए? नहीं है सरकार के पास। तो भाई यह है कि इंटर्न लगा दो और CSR फंड समझो पैंटे दो। अब जब CSR फंड का 2% जो पैसा बन रहा है एवरेज नेट प्रॉफिट का, सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, तो भाई वो जेब में जितने पैसे हैं वो एक ही है ना। या तो RSS को तुमने दिलवा दिए पिछले 5 साल से, अब तुम कहते हो इनको लड़कों को दे दो, लड़कियों को दे दो, जो अप्रेंटिस लगेंगे इनको सिखाओगे तुम काम सिखाने की तो किसी को एतराज वाली बात नहीं है। अब पैसा तो फिर अब पैसा तो एक ही है, वो RSS को दे दो या इन अप्रेंटिस को दे दो। तो सप्लाई लाइन जो है, मनी की सप्लाई लाइन RSS की वो कट गई 2024-25 के बजट से। वो कहते हैं किसी को मारना है तो उसकी फाइनेंशियल फाइन जो है, चाहे टेररिज्म हो, कोई भी हो, उसकी फाइनेंशियल जो मनी सप्लाई लाइन है उसको काट दो। फौज में भी होता है, लड़ाई होती है तो दुश्मन की अपोजिट पार्टी की सप्लाई लाइन काट दो। तो मोदी ने वही टैक्टिक्स अडॉप्ट की कि ये जो इंटर्नशिप में आएंगे इनको 2% CSR फंड से पेमेंट दो। बहुत से देंगे भी, मिलेंगे भी, बच्चों का भलाई होगी। RSS के सप्लाई लाइन कट गई तो आग बबूला होना जायज है। जल्दी जितनी जल्दी मोदी वो हटा दे उतनी जल्दी अच्छा है। अब RSS ने भी महसूस किया कि हमने बहुत कोशिश की। 75 साल हो गए हिंदुस्तान को आज़ाद हुए हुए, हमें 99 साल हो गए RSS बने हुए। बहुत ढोल पीट ली हमने मुसलमानों की नमाज के टाइम मस्जिदों के सामने हल्ला गुल्ला मचा के दंगे फसाद कराने की कोशिश की, नतीजा कुछ नहीं निकलता। हम सत्ता से बाहर हैं, पावर सेंटर से हम बाहर हैं। हमें कितने साल सरकार चल बनाई है हमारी सरकार? 75 साल में अगर जो इनके हिंदू इन पर विश्वास करते, इनको हिंदू पार्टी मानते शुद्ध, तो फिर उन्हीं को हिंदू जो इनकी पार्टी थी, चाहे भारतीय जनसंघ थी या भारतीय जनता पार्टी, इसी को वोट देते ना। नहीं हुआ तो हिंदू तो बात पता है ये सब हरामी है। तो जो ब्रह्मचारी बने बैठे हैं कि शादी में पाबंदी लगाई है, रोज कोठों पर पड़े रहते हैं, जितने प्रचारक हैं ड्रग्स लेते हैं, नशे की गोलियां, रमी पत्ती सारी बदमाशी यही करते हैं। तो RSS ने भी सोचा कि चोला बदला जाए, बीजेपी बदल दे तो हम भी क्यों ना बदले। भाई हमारी जो हमारा नॉमिनी है प्रधानमंत्री वो बनेगा, चीफ मिनिस्टर बनेगा, तो कुछ पैसा हमें कमा के देगा ना, भ्रष्टाचार से, किसी भी तरह से, कानूनी गैर कानूनी तरफ से। तो RSS सोचा कि पसमंदा मुसलमानों को पटा लो, मुसलमानों में डिवाइड एंड रूल। तो ये तो 3-4% है हाई कास्ट के मुस्लिम, बाकी सब तो कन्वर्ट है लो कास्ट से, इनको पटा लो। बस जिन पे आप 99 साल से अत्याचार करते, मस्जिद के सामने जाके ढोल बजा के उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं नमाज पढ़ने के टाइम पे, गौरक्षा के रक्षक जो उनकी हत्याएं कर रहे हैं मार मार के, तो क्या वो मुसलमानों के खिलाफ जो तुम्हारी नफरत है वो इतनी जल्दी एल्कोहल में डूब जाएगी? हाँ, तुम्हारे दिमाग जरूर एल्कोहल में डूब जाएंगे, लिक्विड पी के तुम तो मस्त हो जाओगे,
भूल जाओगे कि हमारे स्वयंसेवक क्या कर रहे हैं। गौहत्या के नाम पे कैसे लुटेरे बन गए हैं। मोदी ने एक दफा कहा भी था कि गौरक्षा के नाम पे इसमें 85-86% आदमी क्रिमिनल था। वो द्वारा मोदी के कहने की हिम्मत नहीं हुई, एक दफा तो कहा था। तो जैसे मौसम बदलता है, बादलों की दिशा बदलती है, हवा की डायरेक्शन बदलती है, कभी पूर्वा हवा आती है, कभी पछुआ हवा आती है, कभी हवा ईस्ट से आती है, कभी वेस्ट से आती है। सूरज की भी डायरेक्शन चेंज होती है, जो अर्थ घूमती है ना, सूरज तो वहीं की वहीं है। जाड़ों में जहाँ धूप आती है मेरी बालकनी में आती है, गर्मी में वहाँ नहीं आती। मकान कूल रहता है, जाड़ों में गर्म रहता है, यही होना चाहिए। तो मौसम बदल रहा है, फिजाएं बदल रही हैं, दुनिया बदल रही है। तो भाजपा अपना चोला बदल के रामला पार्टी से पॉलिटिकल पार्टी बनने की कोशिश कर रही है। आरएसएस मुस्लिमों से नफरत की आंधी कुछ कम करने की कोशिश कर रही है। आरएसएस कोई एक आदमी की तो पार्टी नहीं है। इंद्रेश कुमार का तो भी मैं 3-4 दिन पहले स्टेटमेंट देख रहा था। वो क्या भाई, गाय को मारोगे तो गाय को मारने वालों को तो लिंचिंग की जाएगी। जो गाय की लिंचिंग करेंगे हम उनकी लिंचिंग करेंगे, हम उनकी हत्या करेंगे। तो सब आदमी और आरएसएस में भी एक मत नहीं है, होते भी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी में भी नहीं होते हैं, घर में भी नहीं होते एक मत। मेरे बेटे को अपने सोचने का ढंग अलग है, वो आज़ाद है। मेरी बेटी को सोचने का ढंग अलग है, वो आज़ाद है। मैं 80 साल का हो गया, शमशान की तरफ रोजाना सोचता रहता हूँ, मेरा सोचने का ढंग अलग है। और सब खुश रहते हैं, वो भी अपने ढंग से सोच के खुश है, मैं भी अपने ढंग से सोच के खुश हूँ। जिंदाबाद है हमारी दिलो दिमाग, इसमें बुराई क्या है। तो जो मैं कह रहा था कि ये लियो टॉलस्टॉय की पेंडिपीसेंट, ये तो चलेगी आगे। मेरा मिरांडा जो है कब तक प्यार कर पाएगी, मोहब्बत के पैंक कर पाएगी। बीजेपी कब तक आरएस से वो अपना पति माने या दासी माने, उस हैसियत में रहेगी। मिरांडा तो पता नहीं पिछले साल में 400 साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दिल्ली यूनिवर्सिटी का मिरांडा कॉलेज है, मैंने बताया था, मेरी बेटी ने उसमें एमए इंग्लिश में एडमिशन लिया था। इंडिया का टॉप का कॉलेज है इंग्लिश लिटरेचर के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में बड़ी मुश्किल से एडमिशन होता है उसमें। मेरी बेटी का सुगंधा का उसमें मेरिट में एडमिशन हो गया था, अच्छे मार्क्स से बी ए ऑनर्स में। अपनी कॉलेज के टॉपर थे बी ए ऑनर्स में, बी ए ऑनर्स इंग्लिश। तो ये मिरांडा अपनी जगह है, कैंडी पीजेंट अपनी जगह है। मैं इन दोनों के स्टोरी के मोरल से एक ही हैं कि जब बोनाफाइड नेसेसिटी से ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो आदमी जो है वो पाप का घड़ा लेके अपने सर पर घूमने लगेंगे। तो वो पाप जो है वो इसको डुबा देंगे और ज़मीन में दफन कर देंगे, ज़मीन दोस्त कर देंगे, उसको उसकी कब्र दिखा देंगे। वो अपना खड्डा खुद खोदेगा, उसी में कब्र बनाकर लेट जाएगा। मिट्टी तो डालने वाले और बहुत आदमी हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।